हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि रासायनिक बल गतिकी पर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें कुछ टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। लास्ट सेशन में हम अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों पर बात कर रहे थे, तो एक बार अभिक्रिया के वेग को फिर से समझ लेते हैं। तो अभिक्रिया के वेग को आपने बोला कोई भी अभिकारक या उत्पाद, कितने भी अभिकारक है, कितने भी उत्पाद हैं, आपको किसी भी अभिक्रिया का वेग निकालने में सहायता मिल जाती है किसी भी एक आपके पर्टिकुलर कंपोनेंट या यौगिक या फिर आपका तत्व जो भी वहां पर स्पीशीज है उसके द्वारा। ठीक है ना। देखो होता क्या है, जब आपकी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अभिकारक उत्पादों में बदल रहे हैं, उस दौरान आपके कोई भी एक अभिकारक के जो सांद्रता में परिवर्तन आ रहा है या किसी भी एक उत्पाद की जो सांद्रता में परिवर्तन आ रहा है, उस सांद्रता में परिवर्तन को आप जब उनके रस सममितीय गुणांक या स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट द्वारा डिवाइड करते हैं, देन आप उस अभिक्रिया का रिएक्शन का रेट और वेग जिसे आप कह रहे हो अभिक्रिया का, वो ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना। लास्ट सेशन में हमने इस प्रकार से देखा था कि किसी भी अभिक्रिया का वेग हम किसी भी कंपोनेंट की सांद्रता में परिवर्तन और उसके सांद्रता में परिवर्तन की जो दर है उसको अगर हम किससे विभाजित कर दें, रस सममितीय गुणांक से उसके, या फिर कोएफिशिएंट से जो कि स्टोइकियोमेट्री है उसके द्वारा अगर विभाजित कर देते हैं तो हमें अभिक्रिया का वेग पता चल जाता है। ठीक है ना। और जब भी हम अभिकारक के द्वारा निकालेंगे, अभिकारक का यूज करके हम निकालेंगे अभिक्रिया का वेग, तो हम माइनस साइन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता घट रही है, तो घटने के लिए हमने ऋण चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग किया है। ओके। देन जिन अभिक्रियाओं में आपके अभिकारकों व उत्पादों के स्टोइकियोमेट्री जो कोएफिशिएंट है उनका मान समान होता है, वहां पर आप वेग ज्ञात करने के लिए उनकी सांद्रता में जो कमी या वृद्धि, सांद्रता में परिवर्तन जो मैं बोल रही हूँ, को उनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से भाग देकर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। ये हमने देखा। फिर हमने यहाँ पर एक अभिक्रिया ली थी 2HI gives H2 plus I2। ठीक है ना। जिसमें क्या हो रहा है, 2HI आपका जो आप बोल रहे हो वो H2 और I2 में टूट रहा है, उसमें HI आपका क्या है, रिएक्टेंट है, और H2 और I2 आपके क्या है, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट है, यानी कि उत्पाद है। तो उत्पादों में आपका वृद्धि हो रही होगी और जो HI है उसकी सांद्रता में कमी आ रही होगी। तो वही आपने फिर अभिक्रिया के वेग के टर्म्स में बता दिया था। जब अभिक्रिया आपकी गैसीय अवस्था में चल रही है, गैसीय अभिक्रिया कोई हो रही है, तो उस दौरान जो उसका आंशिक दाब होगा, ठीक है ना, अभिक्रिया के लिए सांद्रता आंशिक दाब के क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। अतः अभिक्रिया का जो वेग होगा वो अभिकर्मक व उत्पाद के आंशिक दाब में परिवर्तन की दर से ज्ञात किया जा सकता है। ओके। देन अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों पर हम बात कर रहे थे। सबसे पहली चीज है अभिकारक की प्रकृति। ठीक है ना। अभिकारक की प्रकृति वहां पर क्या है, अभिकारक की प्रकृति अगर आयनिक है, यानी कि प्रकृति का मतलब है किस प्रकार का है, यौगिक जो आप ले रहे हो वहां पर या आपका कोई भी एलिमेंट है वो किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है। अगर आपका आयनिक कंपाउंड्स वहां पर हैं, ठीक है ना, तो आयनिक कंपाउंड्स के केस में अभिक्रिया तेजी से होती है, तो अभिक्रिया का वेग आपका अधिक होगा। और अगर आपका कोवेलेंट कंपाउंड्स है यानी सह संयोजी यौगिक है, तो अभिक्रिया आपकी धीमी होगी, और धीमी अभिक्रिया का मतलब वेग आपका कम आएगा। दूसरा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से उस पर ज्यादा मॉलिक्यूल आपका अटैक कर सकते हैं दूसरे रिएक्टेंट के, और फिर उत्पाद की जो फॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो होगी, वो तेजी से होगी। समझ रहे हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने से भी आपका क्या होगा, अभिक्रिया का वेग प्रभावित होगा। और किस तरह से प्रभावित होगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा है तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ गया है, या अभिक्रिया आपका तेजी से होगी उस केस में। इसको इस प्रकार से समझ लो कि आपके पास एक बड़ा क्रिस्टल है शुगर का, सपोज, अगर आप उसको पानी में डिसॉल्व करवा रहे हैं तो उसको डिसॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर उसको आपने पीस करके बारीक कर लिया या और छोटे टुकड़ों में बांट दिया है, तो इस केस में उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया है। ठीक है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने से अब ये जो आपकी शुगर है ये जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर है।
तो डिसॉल्व होने का मतलब अभिक्रिया होना, अभिक्रिया का तेज हो जाना। तो यहाँ पर अभिक्रिया आपकी तेज हो गई जब आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाया उसका। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखिए। थर्ड है अभिकारक की अवस्था। या स्थिति। अब उनकी अवस्थाओं पर भी आपका निर्भर करता है। जैसे सपोज ठोस अवस्था में है तो धीमी होगी अभिक्रिया, द्रव अवस्था में आ गया थोड़ी और तेज होगी, और गैसीय अवस्था में अभिक्रियाएं सबसे तीव्र गति से आपका यहाँ पर चलेंगी। ओके, नोट करिए। ठोस अभिक्रियाएं धीमी होती हैं, ठोस अभिक्रियाएं धीमी होती हैं, द्रव द्रव अभिक्रिया तीव्र होती हैं तथा गैसीय अभिक्रियाएं बहुत तीव्र होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखिए इसका कॉन्सेंट्रेशन। किसका? अभिकारक, अभिकारकों की सांद्रता। अब देखो, अभिकारकों की सांद्रता जो है वो भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, लेकिन सभी अभिक्रियाओं में ऐसा नहीं होता। कुछ अभिक्रियाओं में अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भरता होती है, यानी कि उनकी सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें सांद्रता आपकी सांद्रता की वजह से जो वेग है वो अनअफेक्टेड रहेगा। किसी किसी में ऐसा होता है कि एक ही अभिकारक पर आपका निर्भर करेगा। दो अभिकारक है सपोज, तो उनमें से एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भरता है वेग की, दूसरे से अनअफेक्टेड। तो ऐसे केसेस भी आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन जनरली जब हम पढ़ते हैं कि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ओके, लिखिए। रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है, किसी किसी केस में ऐसा होता है कि आपने सांद्रता 2 गुनी कर दी तो वेग भी 2 गुना हो जाएगा, सांद्रता 4 गुनी कर दी तो वेग भी 4 गुना हो जाएगा। और कुछ कुछ में होता है, देखो एक्सेप्शन में लिख लो, सांद्रता बढ़ाने पर कुछ अभिक्रियाओं का वेग
घटता है। ठीक है, वहीं पर कुछ अभिक्रियाएं या कुछ अभिक्रियाओं का वेग सांद्रता से अप्रभावित रहता है। ठीक है, वहीं पर कुछ अभिक्रियाओं में आपका एक ही आपके अभिकारक से प्रभावित होगा, दूसरे से कैसा रहेगा, अप्रभावित रहेगा। ठीक है, वेग किसी एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है ना, सपोज यहाँ पर ए और बी आपका अभी रिएक्टेंट है जिनसे सी और डी बन रहा है। ठीक है, तो आपका ए पर सपोज निर्भर नहीं कर रहा है और बी पर निर्भर कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, चलो नोट करो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो ये अभिक्रिया आपकी प्रकाश की उपस्थिति में जैसे हो रही है, ठीक है ना, इस प्रकार। अब जब आप प्रकाश की बात कर रहे हो, ठीक है ना, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, कोई आने वाला जो प्रकाश की किरण है, वो प्रकाश की किरण किसके रूप में आती है, ऊर्जा के पैकेट के रूप में आती है ना। ठीक है, पैकेट है ये एनर्जी का, जिसको आप क्या कह रहे हो, फोटोन कह रहे हैं, या फिर जिसके लिए आपने क्वांटा वर्ड यूज किया। ठीक है ना, इसका मतलब बेसिकली क्या है, एनर्जी से। ठीक है, तो जितनी प्रकाश की तीव्रता होगी उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, है ना, और जितनी ज्यादा एनर्जी आपका होगी, ऊर्जा जितनी अधिक होगी, अभिक्रिया उतनी तेजी से आपका हो रही होगी, है ना। तो यानी कि आप बोल सकते हैं कि प्रकाश की तीव्रता पर भी अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। ठीक है ना, अभिक्रिया का वेग प्रकाश की तीव्रता पर भी निर्भर करता है। ओके, चलिए तीसरा लिखिए, तापमान, छठा लिखिए, सॉरी 6 लिखिए अपना, तापमान यानी कि टेम्परेचर। ठीक है, और आप लिखेंगे अभिक्रिया के वेग पर ताप की भी निर्भरता होती है। ठीक है ना, अभिक्रिया का वेग तापमान पर भी निर्भर करता है। ठीक है ना, कुछ कुछ अभिक्रिया, देखो एक्सेप्शन आपको यहाँ हर जगह देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जहां पर आप तापमान बढ़ा रहे हैं, तो तापमान के बढ़ने के साथ साथ रासायनिक अभिक्रिया का वेग भी बढ़ रहा है, यानी कि अभिक्रिया आपकी तेजी से हो रही। समझ रहे हैं, तो यहां पर आप लिखेंगे कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप
बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 2 से 3 गुना हो जाता है। ठीक है। अब देखो होता क्या है, अभिकारक के अणु हैं आपके, ठीक है। जब इनका टेम्परेचर बढ़ाया गया, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब इनको एनर्जी मिली, इनको एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलने से और रैंडमली आपका कंपन करने लगते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अभिकारकों के जो कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और बहुत ज्यादा आपका कंपन करने लगेगा। दूसरा, जब कंपन करेंगे तो अब जो इनकी दहली आवृत्ति होगी ये उसके ऊपर बहुत सारे आपके मॉलिक्यूल आ जाएंगे उस स्टेज पर, और देन जो आपके एक इफेक्टिव कोलिजन होंगे यानी कि प्रभावी टक्कर जो होंगे उनकी संख्या बढ़ जाएगी। प्रभावी टक्कर अभी आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन प्रभावी टक्कर का मतलब क्या है कि जब मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे और उसके बाद उनकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में वो जाएंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा कंपन करेंगे तो प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, संख्या बढ़ गई तो यानी कि अब तेजी से अभिक्रिया हो रही है, तेजी से अभिक्रिया में होने का मतलब क्या है कि वेव प्रभावित होगा ही होगा पहले की तुलना। ओके, तो इसके रीजन भी लिखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कारण फर्स्ट लिखो, ताप बढ़ाने पर अणुओं की या कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे टक्कर का जो वेग होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जिससे जिससे टकराव का वेग बढ़ जाता है एक, और दूसरा गतिज ऊर्जा बढ़ने से जो प्रभावी टक्कर हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। ओके, दहली आवृत्ति नहीं बोलेंगे, दहली ऊर्जा बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे 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 तापमान बढ़ता है दहली ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, दहली ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे जिससे प्रभावी संघट या टक्कर या टकरावों की संख्या भी बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ठीक है। चलो नोट करो। चलिए एक पॉइंट और लिखिए लास्ट, 7वां पॉइंट।
उत्प्रेरक। ठीक है, लिखिए सामान्यतः उत्प्रेरक की उस उपस्थिति से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा का मान कम कर देता है। ठीक है ना, सपोज कोई अभिक्रिया चल रही है, ठीक है, ये ऊर्जा का मान है आपका, ठीक है, तो यहां पर ऊर्जा का मान ये था, ओके, ये है सक्रियण ऊर्जा का मान, यानी कि यहां तक अभिकारक की ऊर्जा पहुंचेगी तब वो उत्पाद में आपका बदलना शुरू करेगा। तो जब उत्प्रेरक की उपस्थिति आती है तो ये सक्रियण ऊर्जा का मान आपका कम हो जाता है, यानी इतनी ही ऊर्जा देने पर आपका जो अभिकारक है वो उत्पाद में बदल जाएगा। तो इसको अवरोध ऊर्जा भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये बैरियर बना रहा है ना आपका, जब तक उतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी तब तक आपका अभिकारक उत्पाद में नहीं बदलेगा। अभिकारक उत्पाद में नहीं बदलेगा तो रासायनिक अभिक्रिया पूरी नहीं होगी, रासायनिक अभिक्रिया पूरी नहीं हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, तो अभिक्रिया का वेग कम है। तो कुछ कुछ अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण अभिक्रिया तेजी से हो रही है, जिससे अभिक्रिया का वेग आपका बढ़, ओके। तो यहाँ पर आज के सेशन में हमने अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले सभी कारकों को एक बार पढ़ा है। तापमान और उत्प्रेरक को बहुत अच्छे से आप डिटेल में आने वाले सेशंस में अभी पढ़ेंगे, और आने वाले सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।